संस्कृताय, मैं संस्कृत गंगाधारागंज से निर्मोही सर एक बार फिर आप लोगों के सामने जो एमपी वर्ग 3 का पेपर दे रहे हैं और सीटेट का पेपर दे रहे हैं, उन लोगों के लिए जो संस्कृत भाषा शिक्षण है, जो 15 नंबर का प्रश्न आएगा, 15 नंबर आपका गद्यांश और पद्यांश गुरुजी पढ़ा रहे हैं, लगातार प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। और शिक्षण वाला जो प्रश्न है वो लगभग ये चौथा टॉपिक है। 3 टॉपिक आपके टोटल 8 टॉपिक हैं और सीटेट में आपका 9 टॉपिक है, उसमें आपका ये शायद चौथा टॉपिक चालू है। और ये जो आपका टॉपिक है भाषा, संस्कृत भाषा शिक्षण में मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति, मित्रों क्या है, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। ध्यान दीजिएगा, आपका जो टॉपिक है मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग अभिव्यक्ति पर चर्चा करेंगे। जो भी आप आगे कौशल पढ़े वैसे हम बता भी दिए हैं, 4 कौशल होते हैं आपके, जो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। उन जो 4 कौशलों में ये देखिए मौखिक कौशल और लिखित, मतलब मौखिक मतलब जो आप बोलते हैं उसमें, और लिखित मतलब जो आप लिखते हैं, इन दोनों के द्वारा, ये दोनों उत्पादक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्पादक कौशल के अंतर्गत जो अभिव्यक्ति, जो आप अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्ति करते हैं, ये इन दोनों माध्यम से, मतलब मौखिक मतलब बोल कर, लिख कर नहीं, बोल कर, और लिखित मतलब लिख कर। भाई आपको हमने बताया था आपके प्रमुख रूप से 2 कौशल हैं, मूल रूप से देखा जाए तो 2 कौशल हैं, एक ग्रहणात्मक कौशल, एक उत्पादक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल होता है विचार जो ग्रहण करते हैं, और एक होता है अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति। तो विचार अभिव्यक्ति आप या तो 2 तरीके से कर सकते हैं विचार अभिव्यक्ति, या तो आप बोल के विचार अभिव्यक्ति करोगे, या तो फिर कैसे करोगे, लिख कर। भाई आपको, आप सुनकर तो विचार अभिव्यक्ति करोगे नहीं, इससे आपका दूसरे के भाव विचार का आपको ग्रहण होगा, और आप सुनकर, अब देखिए ये लेकिन मौखिक मतलब बोल कर और लिख कर। जैसे आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, आपको मांगना है, तो 2 चीज़ काम करेंगे आप, या तो आप उससे बोल के मांगेंगे, मौखिक रूप से मांगेंगे, या तो आप कहेंगे लिखित रूप से आप लिख के दो। तो 2 तरीके से आप विचार या भाव को अपने अभिव्यक्ति करोगे। तो कह रहे हैं ये जो मूल टॉपिक, ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक पे इतना समय देने का, टॉपिक जब समझ जाएंगे तो फिर आपको इससे बनने वाले प्रश्न गलत नहीं होंगे। मौखिक मतलब जो आपके बोलने में और लिखने में, जो ये बोलने और लिखने में अभिव्यक्ति है, जो आप अभिव्यक्ति करते हो, इसके अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। इसमें, इसके द्वारा जो आप भाषा सीखते हैं, किसके द्वारा, बोल कर और लिख कर। भाई आप बोल कर लिख कर भाषा सीखने में आपके 4 कौशल महत्वपूर्ण है, श्रवण, भाषण, पठन एवं लेखन। इस दोनों के अंतर्गत जो आप भाषा सीखते हो उसमें व्याकरण की कितनी भूमिका है, ये आपको पढ़ना है। हमें लगता है कि बिंदु आपको पढ़ना क्या है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं, सबसे पहले ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सामान्य, बहुत ही सरल शब्दों में संस्कृत में लिखा गया, आप समझ लीजिएगा। कुछ मित्र कहते हैं संस्कृत में समझ नहीं आती, कुछ कहते हैं हिंदी में पढ़ाइए, कुछ कहते हैं संस्कृत में पढ़ाइए। तो मित्रों, आप जो चीज़ हिंदी में आवश्यक होगी हिंदी में बताया जाएगा, जो संस्कृत में आवश्यक होगी संस्कृत में बताया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, जो आपका प्रश्न आएगा वो आपका टोटल संस्कृत में ही आएगा। तो जो आप हिंदी जो आप जानते रहोगे, तो जब संस्कृत में प्रश्न आएगा तो आप निश्चित तौर पर कर ले जाएंगे। अभिव्यक्ति, क्या अभिव्यक्ति कहते हैं, सामान्यतः अभिव्यक्ति द्विधा भवति, मतलब अभिव्यक्ति 2 प्रकार की होती है,
अभिव्यक्ति किसी रूप में जो अपने विचार या भाव को आप अभिव्यक्ति करते हो, दूसरों तक पहुंचाते हो, बताते हो, कहते हैं दो इसके द्विधा भवति। सामान्यतः अभिव्यक्ति द्विधा भवति। सामान्यतः जो अभिव्यक्ति है वो दो प्रकार की होती है। कैसे, कौन कौन? मौखिक अभिव्यक्ति। कैसी अभिव्यक्ति? मौखिक अभिव्यक्ति। और दूसरा है लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलकर, क्या? बोलकर। और लिखित अभिव्यक्ति मतलब लिखकर। भाई दो ही तरीके से आप अभिव्यक्ति कर सकते हो, दो ही तरीके से आप अपने विचार या भाव को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं मुख्य रूप से। तो मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ना क्या है, एक हम लोग क्रम से चलेंगे। सामान्यतः व्यक्ति द्विधा भवति। अब पूछा जाएगा अभिव्यक्ति ही के प्रकार पूछा जाएगा तो द्विधा, दो प्रकार की। कौन कौन से? मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। आइए, कहते हैं मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में व्याकरण की भूमिका। इन दोनों अभिव्यक्तियों के अंतर्गत जो आप इन दोनों अभिव्यक्तियों के सहारे, इन दोनों अभिव्यक्तियों के द्वारा, इन दोनों अभिव्यक्तियों जो है उसमें आप जो भाषा सीखते हो उसमें व्याकरण की कितनी भूमिका रहती है, हमको ये पढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम व्याकरण पे चर्चा करेंगे। अब व्याकरण पे चर्चा करने के बाद फिर अब देखिए ये आपकी जो है मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे पहले व्याकरण हमको पढ़ना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे, तब हमको काफ़ी चीज़ें खुद ही मालूम चल जाएगी क्या क्या चीज़ आवश्यक है मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की। व्याकरण, व्याकरण शब्द बना कैसे है, इसमें प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है? कहते हैं वी आंग, ये क्या है? उपसर्ग है। वी आंग उपसर्ग है। ये देखिए क्री, आप जो अलग कलर से लिखा है ये बीच में ये धातु का चिन्ह है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। वी आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करके बना है व्याकरण। क्या बना है? व्याकरण। बहुत ही सामान्य शब्दों में लिखा गया है। देखिए, परस्पर मानो विचाराणाम अभिव्यक्तिम शुद्धाम परिष्कृताम परमार्जितां चाकर्तुं भाषा विशेषस्य व्याकरणम आवश्यकम। कहते हैं परस्पर जो आप एक दूसरे के द्वारा, परस्पर मतलब एक दूसरे से मानव विचार की अभिव्यक्ति अगर वो भी शुद्ध हो, परिमार्जित हो, परिनिष्ठित हो, करने के लिए जो भाषा विशेष का आप अगर है प्रयोग करते हो, व्याकरणम आवश्यक, उसके लिए भाषा विशेष से व्याकरणम आवश्यकम। कहते हैं उसके लिए अगर आपको शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित आप सोचते हो अच्छा बोलें, शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित बोलें, उसके लिए व्याकरण बहुत ही आवश्यक है। क्या है? आवश्यक, व्याकरण आवश्यक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ गया परस्पर मानव विचारणाम अभिव्यक्तिम, अभिव्यक्ति वो भी आपकी मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। शुद्धाम वो शुद्ध हो, परिष्कृत हो, परिमार्जित हो। चा कर तुम, करने के लिए अगर आप सोचते हो जो मेरी अभिव्यक्ति है मैं शुद्ध, परिमार्जित, परिनिष्ठित अभिव्यक्ति करूं दूसरा अच्छे तरीके से, भाई तभी दूसरा अच्छे तरीके से समझेगा। तो कहते हैं इसके लिए व्याकरणम अति आवश्यकम, व्याकरण बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए व्याकरण के विषय में थोड़ा हम लोग और कुछ जानेंगे। षट वेदांगेषु प्रधानम व्याकरणम। आप 6 वेदांग हैं, वेद के अंग हैं। वेदांग मतलब वेद के, वेद अंग, वेद के अंग। वेदांग होता है जिसकी सहायता से, वेद के अंग जिसकी सहायता से आप वेद पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो वो आपके 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब ये जो 6 वेदांग हैं इसमें कहते हैं प्रधानम व्याकरणम, प्रधानम व्याकरणम। 6 वेदांगों में जो मुख्य रूप से अगर आपको वेद का अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको 6 वेदांग की अध्ययन करना पड़ेगा। और इन 6 वेदांगों में जो व्याकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या मुख कहा गया है, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। आइए, संस्कृत भाषायाः, देखिए षष्ठी लगी है, संस्कृत भाषायाः व्याकरणस्य
शिक्षा अध्ययन अध्यापनस्य परंपरा अति प्राचीना अस्ति वर्तते। कहते हैं संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उसमें अध्ययन या अध्यापन की जो परंपरा है ना वो अति प्राचीन, बहुत ही प्राचीन है। संस्कृत भाषा के व्याकरण के अध्ययन अध्यापन की जो परंपरा है अति प्राचीन, बहुत ही प्राचीन है। तो ये बताने की बात तो है नहीं, सबको पता होगा। संस्कृत देखिए इसका बहुत विशेषता, जो चीज़ सरल है उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि संस्कृत देववाणी है, संस्कृत बहुत प्राचीन है, संस्कृत में बहुत ऋषि मुनि जो हमारे हैं वेद वेदांग इत्यादि सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो ये सब बहुत सामान्य चीज़ है, ये आप जानते रहिएगा। व्याकरणेन भाषा व्यवस्थिता क्रियते, और व्याकरण क्या करता है ध्यान दीजिए, व्याकरणेन व्याकरण के द्वारा भाषा व्यवस्थिता, भाषा व्यवस्थित, भाषा व्यवस्थित करता है। व्याकरण क्या करता है, भाषा व्यवस्थित करता है। मित्रों अगर व्याकरण न रहे तो भाषा व्यवस्थित हो जाती है। जैसे जब आपका वैदिक व्याकरण की जो व्याकरण था धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा, तो मुनियों जो हमारे यहाँ व्याकरणाचार्य थे, जो उस समय विद्वान थे, उनको एक नया व्याकरण की रचना करने की जरूरत पड़ी। तब पाणिनि का नाम आता है, और पाणिनि जो है आपका अष्टाध्यायी नामक जानते होंगे आप, रचना रचते हैं। कात्यायन आते हैं, पतंजलि, त्रिमुनि, ये लोग आते हैं और व्याकरण की एक नई परंपरा, लौकिक व्याकरण की शुरुआत होती है पाणिनि पतंजलि कात्यायन से। आइए, तो व्याकरण के द्वारा भाषा क्या होता है, व्यवस्थित होता है। अगर व्याकरण ना रहे धीरे धीरे जो आपकी भाषा है उसमें बहुत अनियमितताएं आ जाएंगी, वो आपका गड़बड़ा जाएगा धीरे धीरे। आइए, व्याकरण शिक्षायाः ज्ञानं विना छात्राः शुद्धरूपेण भाषा ज्ञानं न प्राप्तुं शक्नुवन्ति। कहते हैं व्याकरण के शिक्षा के बिना अगर आप चाहो कि शुद्ध भाषा का ज्ञान हो जाए तो ये संभव नहीं है। व्याकरण शिक्षा है ज्ञानम बिना छात्र शुद्ध रूपेण, अगर आप सोचो कि शुद्ध शुद्ध बोल ले जाए या शुद्ध शुद्ध उसको लिख ले जाए या शुद्ध रूपेण मतलब पूरा अच्छे तरीके से भाषा का ज्ञान हो जाए, तो ये संभव ही नहीं है। आपको व्याकरण की शिक्षा खासकर संस्कृत में तो बहुत आवश्यक है। अभी आगे चल के चर्चा होगी कितनी, और बहुत आवश्यक है। संस्कृत में बिना व्याकरण के अगर आप चाहें कि संस्कृत भाषा का ज्ञान कर लें तो संभव नहीं है। भाषा व्यवस्थित करणाय व्याकरणस्य विश्लेषण आवश्यक भवति। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द यहाँ पे आया है विश्लेषण। क्या आया है, विश्लेषण। भाषा व्यवस्थित करणाय, भाषा को व्यवस्थित करने के लिए व्याकरणस्य, व्याकरण का विश्लेषण आवश्यकम भवति। जो व्याकरण का विश्लेषण है ना, मतलब विश्लेषण मतलब क्या होता है, विश्लेष मतलब दूर दूर करना। एक एक पद का अलग मतलब एक एक चीज का जो नॉलेज है, एक एक चीज का ज्ञान आवश्यकम भवति। व्याकरण के एक एक पहलुओं का, एक एक बिंदुओं का, सबका अच्छे तरीके से ज्ञान आवश्यक है। किस लिए, भाषा को व्यवस्थित करने के लिए। ध्यान दीजिए, एक एक लाइन से आपका प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। भाषा को व्यवस्थित करने के लिए आपको व्याकरण का विश्लेषण, व्याकरण के एक एक नियमों का, एक एक चीजों का, जैसे संधि समास कारक प्रत्यय उपसर्ग इत्यादि चीजों का ज्ञान अति आवश्यक है। आइए, शब्द रचनायाः वाक्य रचनायाश्च आधाराः व्याकरणेन अस्ति। अब देखिए कैसे कोई शब्द बना है, कैसे किस वाक्य की रचना हुई है, इसका जो आधार है ना वो व्याकरण है। क्या है, व्याकरण है। भाई आप बिना व्याकरण के किसी भी शब्द रचना हो, आपकी शब्द रचना कौन सा शब्द कैसे बना है, उसका निर्वचन क्या है, आप नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए व्याकरण को आपको पढ़ना आवश्यक है। आइए, मुखम व्याकरणम स्मृतम। देखिए ये मक्खी बैठ गई है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। अभी आपको बताया गया जो वेदांग है उसमें व्याकरण आता है, और ये वेद रूपी पुरुष का, जैसे आपको कहा जाता है कि जैसे आप खाना खाते हो, इसके लिए आपको मुख की ज़रूरत है, सुनने के लिए कान की ज़रूरत है, चलने के लिए पैर की ज़रूरत है। इसी प्रकार से कहते हैं अगर आपको वेद का, जैसे वेद में आगे पढ़ना है तो छंद, जैसे छंद में गेयता होती है, जब तक आप छंद का नॉलेज नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, नहीं गा नहीं पाओगे।
उसी प्रकार से बस इतना ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो सामान्य विद्यार्थी सब पुराने सबको पता होगा, अगर पूछा जाएगा व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या कहते हैं, तो मुख कहते हैं। वेद रूपी पुरुष का क्या है? मुख है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण वेद रूपी पुरुष का क्या है? मुख है। व्याकरणस्य निर्वचनानि, क्या है? व्याकरणस्य निर्वचनानि, ध्यान दीजिएगा, निर्वचनानि एक शब्द आया है, निश्चित वचनानि, निर्वचनानि मतलब निश्चित वचनानि, जो आपका प्रकृति एवं प्रत्यय अलग अलग नहीं करते हैं, ये उपसर्ग है, ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये है, तो इसी कहते हैं निर्वचन। निश्चित वचनानि निर्वचनानि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते निष्पादन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण के विषय में कुछ ये यहाँ भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम, जहाँ पर शब्दों की व्युत्पत्ति एवं निष्पत्ति बतलाई जाए वो क्या है? व्याकरण है। अब ये दोनों तीनों परिभाषाएं देखिए क्रम से, आपका ये पतंजलि इत्यादि ने दिया है। शब्दानुशासनम व्याकरणम, पूछा जाएगा मान लीजिए शब्दानुशासनम डॉट डॉट, तो क्या? व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणम क्या? व्याकरणम। भाषाया व्यवहारिक विश्लेषणम एवं व्याकरणम, भाषाया व्यवहारिक विश्लेषण, जो भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण वो क्या है? व्याकरण है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते निष्पादन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम, और शब्दानुशासन, और ये आपका मान लीजिए कभी एक लाइन का प्रश्न आ सकता है जो आपका भरने के लिए आ सकता है विकल्प में, जैसे शब्दानुशासनम डॉट डॉट व्याकरणम भरना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, शब्दानुशासनम व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम। शब्दानुशासनम, ध्यान दीजिएगा, शब्द पे अनुशासन, शब्द पे शब्दानुशासनम, जैसे आपको कहते हैं कि किसी आप पढ़ने गए हो तो वहाँ आपके टीचर का अनुशासन रहता है, आप एक शिक्षार्थी बन के पढ़ते हो, अगर शब्दानुशासन अगर व्याकरण न रहे ना तो शब्द का अनुशासन गड़बड़ हो जाएगा, और शब्दों पे अनुशासन गड़बड़ हो जाएगा तो शब्द बिगड़ जाएंगे। लोग अलग अलग धीरे धीरे समय के साथ देखते हैं, कहते हैं कि चार कोश पे पानी बदले बाणी बदले, क्या है कि आप बानी और बाणी आप बदलती रहती है, लगातार तदभव शब्द बढ़ते रहते हैं, भाषा परिवर्तित विप्रलोप इत्यादि आप जानते होंगे, हिंदी के सब लोग बहुत ही प्रकार से आपका शब्द जो है बिगड़ता रहता है, और धीरे धीरे समय के साथ भाषा परिवर्तित होती रही, भाषा में बहुत विकार उत्पन्न होता है। लेकिन मित्रों, ये जो संस्कृत का व्याकरण है, इसकी महिमा कह लें, या इसको इतने ज़्यादा नियमों इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है व्याकरण विद्वानों, संस्कृत के वैयाकरणों ने, कि संस्कृत भाषा आपकी बिगड़ी नहीं, जो बहुत पहले थी, आज सबसे संरक्षित तौर पे आपकी संस्कृत भाषा चली ही आ रही है। तो शब्दानुशासनम व्याकरणम। आइए, व्याकरणस्य आदि प्रोक्तः ब्रह्मा, व्याकरणस्य आदि प्रोक्ता क्या? ब्रह्मा। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा, बृहस्पति और इंद्र, और उसके बाद ऋषि, ब्राह्मण इत्यादि के द्वारा इसे व्याकरण की परंपरा चली आई है। बहुत आपके पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन जो लौकिक व्याकरण के, इसके पहले बहुत ज़्यादा बहुत ही व्याकरणाचार्य हुए हैं, नाम आया है, बहुत ही व्याकरण, शौनक है, स्फोटायन है, काच कृष्ण, बहुत सारे व्याकरण हुए हैं। तो आप पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन के, तो उसी परंपरा में कहते हैं सबसे पहले आदि, आदि मतलब सर्वप्रथम, आदि प्रोक्ता कौन है? पूछा जाएगा व्याकरण से आदि प्रोक्ता कह, तो क्या? ब्रह्मा जी। कौन? ब्रह्मा जी। आइए, अब ध्यान दीजिए कि व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण के लिए बहुत सारी चीज आवश्यक है, कि व्याकरण में क्या क्या चीज है, क्यों ये आपके सुनने में, क्षमता, क्यों आप बोलने में, जो आप बोलते हो, लिखते हो या सुनते हो, चलिए सुनने में भी, ये जो आपका जो कौशल है, किस प्रकार से व्याकरण अपनी भूमिका निभाता है। तो व्याकरण के अंतर्गत का आप संस्कृत में, खासकर संस्कृत में, तो व्याकरण के अंतर्गत कितनी चीज समावेश है कितनी चीज़ों का। देखिए, वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला, सबसे पहले आप किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? वर्ण है। उस कोई भी भाषा पढ़ने जाओगे सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़नी पड़ेगी।
तो वर्णमाला वर्णानाम वर्गीकरणम शुद्धोच्चारणम उच्चारण स्थान प्रयत्न इत्यादि ये आपके वर्णमाला के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा। संज्ञा प्रकरण आप जानते हैं, संज्ञा प्रकरण पहला होता है। संधि का ज्ञान करना पड़ेगा आपके संस्कृत में, जो आप स्वर व्यंजन विसर्ग के रूप में आप देख रहे हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग के रूप में आपकी विभक्त हैं। नाम शब्दा जो आप नामकरण करते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि बहुत सारी संस्कृत में संज्ञाएं हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि पर, जैसे आप जितने नाम है, कोई भी नाम है संज्ञा है। अब आपके संस्कृत में कुछ निश्चित सर्वनाम है, जैसे यह कह तद अस्मद युष्मद इत्यादि, ये क्या है? सर्वनाम है। विशेषण भी पद हैं, विशेषण भी पद, बहुत सारे विशेषण पद भी हैं। जैसे आपकी जितनी गिनती हैं ये विशेषण के अंतर्गत ही संस्कृत में गिने जाते हैं। लिंग, लिंग में आपका जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वचनम एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम चा, तो ये आपके वचन भी 3 देखिए इत्यादि। आप और आगे चलेंगे। कारक, तो संस्कृत में कारकों की संख्या क्या है? 6 है। कर्ता कर्म च करण च संप्रदानम तथयोचा अपादानाधि अधिकरणे इत्याहु कारकाणि सट, तो कितने होते हैं? कारक 6 हैं। धातु पाठ, धातु मतलब क्रिया, जैसे चलना उठना बैठना पीना नहाना खाना इत्यादि क्रियाएं हैं, इसको धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में क्या कहेंगे? धातु रूप या क्रिया रूप। तो जो ये है इनको लगभग 2000, कहीं कहीं 1944, कहीं कहीं कुछ दिया रहता है, लगभग 2000 के समथिंग आपकी धातुएं हैं। इनको 10 समूहों, गण मतलब समूह में विभक्त किया गया है। उसमें पहला आपका जो भ्वादिगण, देखिए भ्वादिगण आदि मतलब 10 गण है, पहला गण उसमें क्या है? भ्वादिगण। और इन जो भ्वा 10 गण हैं इसमें भी परस्मय पदी और आत्मनेपदी 2 प्रकार की कैसी क्रियाएं चलती है? परस्मय पदी और आत्मनेपदी। और जो दोनों में चलती है उसको अलग से उभयपदी कहा जाता है। भी ध्यान दीजिएगा, परस्मय पदी और आत्मनेपदी। उसी में 10 लकार, मुख्यतः आपको जानते हो कि सामान्य आपको 5 लकार पढ़ना है, लट लिट लोट लंग विधलिंग, लेकिन आपके ये 10 लकार होते हैं, जिसमें एक लकार है लेट लकार का प्रयोग वेदों में होता है। लेट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? वेदों में कभी कभी, क्योंकि ये प्रश्न आपका आता है तो यहीं पढ़ा दे, हो सकता कहीं आगे चल के भूल जाए। तो लेट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? वेदों में होता है। उसी प्रकार से प्रत्यय, प्रत्यय परश्च कृदंत तद्धित स्त्री प्रत्यय, ये आपके किसी भी जानते हैं शब्द या धातु परश्च, पर क्या? प्रत्यय, शब्द या धातु के जो पर मतलब बाद में लगते हैं क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। उपसर्गा पूर्वम शब्दाः धातु पूर्वम उपसर्ग, शब्द या धातु के जो पूर्व में लगते हैं क्या होते हैं? उपसर्ग। इनकी संख्या 22 उपसर्गा, 22 मतलब 22, कितने? 22 उपसर्ग भी पढ़ने होंगे आपको। वाक्य रचना कर्तवाच्य कर्मवाच्य एवं भाववाच्य, 3 ही वाच्य, 3 ही प्रकार का वाच्य होता है। इसमें भी किस प्रकार की विभक्ति प्रयोग आदि कार्य जो है वाक्य रचना के अंतर्गत आता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसका बताने का तात्पर्य कि ये तो आपके सारे व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, कि जैसे आपको वाक्य रचना, देखिए वाक्य रचना बोलना है, कर्तवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य विभक्ति प्रयोग आदि, ये जो आप सारा नॉलेज करते हो, इसके बिना संस्कृत में आपको लिंग, अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं ज्ञात है तो आप लिख कैसे पाओगे? और लिख नहीं पाओगे तो आप विचार व्यक्ति कैसे कर पाओगे? जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपका नहीं है, पता नहीं है आपको, तो कैसे आप लिख पाएंगे? कैसे आप बोल पाएंगे? तो कैसे आप अभिव्यक्ति कर पाएंगे? संधि तो आपका, चलिए संधि बोलते बोलते आपको काफ़ी हद तक आ जाता है। उसके बाद वर्णमाला में वर्णों का आपको नाम नहीं पता होगा। उसके बाद आपका उच्चारण, ये शुद्ध उच्चारण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्ध उच्चारण, किसी संस्कृत में शुद्ध उच्चारण का बड़ा विशेष महत्व है। उच्चारण स्थान आपकी कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाएगा ये नहीं मालूम हो पाएगा, तो आप जो अपना अभिव्यक्ति कौशल है, जो आप अभिव्यक्ति करोगे वो अगला बहुत अच्छे तरीके से समझ भी नहीं पाएगा। और आप संस्कृत में खास कर तो व्याकरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जैसे ही
मतलब सोचो बहुत अच्छी शुद्ध या परिमार्जित परिनिष्ठित या अपने ज़्यादा अच्छे तरीके से भाव विचार व्यक्त करें, या लेखन कौशल, ध्यान दीजिएगा आपका लेखन कौशल आपका तभी मजबूत होगा जब आपको व्याकरण, बिना इन व्याकरण जो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बिना इसके आप लेखन संस्कृत में आप लिख ही नहीं सकते मित्रों। तो इसका सभी का ज्ञान आपके लिए आवश्यक है, तभी जो लिखित अभिव्यक्ति है वो आपकी अच्छी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। आइए आगे चलते हैं। संस्कृत व्याकरण से विशेषता, ध्यान दीजिएगा, ये तो संस्कृत व्याकरण की क्या विशेषता है इस पे बताने की चर्चा 2 मिनट कर लेते हैं। वैसे आप जानते हैं सबसे पहले वैदिक व्याकरण था, वैदिक व्याकरण के बाद फिर आप जब काफ़ी ज़्यादा विषमताएं, काफ़ी ज़्यादा वो हो गया, तो धीरे धीरे समय के साथ वैयाकरणों को ये लगने लगा कि एक नवीन व्याकरण की रचना होनी चाहिए। और उसके बाद पाणिनि महोदय का नाम सुने होंगे। पाणिनि और कात्यायन, पतंजलि तीनों लगभग समकालीन ही थे, कुछ वर्षों का अंतर था। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन से लौकिक व्याकरण की, लौकिक संस्कृत की शुरुआत होती है। और पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन को इसलिए त्रिमुनि की संज्ञा दी जाती है। कभी आपसे पूछा जाए त्रिमुनि की संज्ञा पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, कौन कौन? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, तो इनको त्रिमुनि की संज्ञा दी जाती है। मित्रों, ये जो संस्कृत व्याकरण जो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन इत्यादि और बाद से बहुत सारे व्याकरण हुए, वैसे वास्तव में जो पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन ने संस्कृत में कह दिया, जो व्याकरण बना दिया, उसी को सब अपनाते हुए चले आ रहे हैं। उसकी व्याख्याएं चाहे जितनी हुई हैं, लेकिन इन्हीं तीनों की बात को लोग मानेंगे ऐसा संस्कृत में निश्चित है। 3 लोग जो कह के चले गए, उन्हीं की व्याकरण को, उन्हीं को जो अष्टाध्यायी और वार्तिक ग्रंथ और महाभाष्य में लिखा, व्याख्याएं और बहुत हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों बताए हैं व्याकरणवाद में, लेकिन इन्हीं तीनों लोगों की बात को ज़्यादा वरीयता दी जाती है और इन्हीं की बात मानी जाती है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि संस्कृत पढ़ना, अध्ययन अध्यापन विषय, व्याकरण अध्ययन अध्यापन विषय प्रधानतया 4 वादाः सन्ति, कि संस्कृत में व्याकरण पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, संस्कृत व्याकरण, अब ये संस्कृत भाषा पढ़ें तो आप बताना नहीं पड़ेगा। संस्कृत व्याकरण अध्ययन अध्यापन विषय प्रधानतया 4 वादाः सन्ति, कहते हैं संस्कृत व्याकरण के अध्ययन और अध्यापन के विषय में प्रधानतया मतलब मुख्य रूप से 4 वादाः, 4 प्रकार के वाद हैं, मतलब 4 प्रकार की विचारधाराएं, 4 प्रकार के मत हैं। कौन कौन से मत हैं? पहले कहते हैं व्याकरणम नयोध्यापनीयम, बहुत ऐसे विद्वान हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं व्याकरण को कि जो अध्ययन अध्यापन है, व्याकरण को पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, व्याकरण का ज्ञान कोई बहुत विशेष जरूरी नहीं, क्योंकि जब बच्चा बालक पैदा होता है, भाषा को अनुकरण के माध्यम से सीखता है और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा भाषा आ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा मित्रों, संस्कृत में या कोई भी भाषा हो, जब तक आपको व्याकरण का नॉलेज, ये देखिए मत है, ये 4 प्रकार के मत हैं और इसमें आप कहाँ तक सहमत हैं, हम कहाँ तक सहमत हैं, इस पे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला मत है व्याकरण नयोध्यापनीयम, कि जब भाषा अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखता है, ग्रहण करता है, और धीरे धीरे आप देखते हैं जो व्याकरण को, जैसे हिंदी व्याकरण को जिसको जरा सा भी नॉलेज नहीं है, वो भी हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर वो केवल प्रयोग कर रहा है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन अगर उसको ध्यान दीजिए, अगर वो धीरे धीरे व्याकरण से बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, अगर उसके लेखन कौशल का विकास नहीं होगा, तो फिर आगे की जो परंपरा है हिंदी का बिगड़ नहीं जाएगी। आज कुछ लोग प्रयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारी विषमताएं आ जाएंगी। आज कुछ बोल रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारी विषमताएं आ जाएगी। फिर भी बहुत लोगों का मत है कि अगर
बालक अनुकरण के द्वारा भाषा सीख रहा है, धीरे धीरे अभ्यास करते हुए भाषा का प्रयोग अच्छे तरीके से कर ले जाएगा। व्याकरण पढ़ाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। दूसरा जो वाद है, दूसरा जो मत है, कहते हैं व्याकरण ऐच्छिकतया अध्यापनीय, ऐच्छिक करने देना चाहिए। जो पढ़ना चाहे पढ़ाइए, जो इसकी इच्छा नहीं है उसको मत पढ़ाइए। मतलब जानिए द्वंद्व वाला बात कि जैसे जिसको लग रहा है आवश्यक उसको पढ़ाइए, जिसके माता पिता को लग रहा है, जिसको लग रहा है कुछ जो, और जिसकी इच्छा नहीं है व्याकरण पढ़ने की, वो भी ना भी पढ़े तो भी काम चल सकता है। तो ध्यान दीजिए दूसरा मत। तीसरा मत है व्याकरणम अनिवार्यतः अध्यापनीय। तीसरा मत कहता है, ध्यान दीजिएगा, व्याकरण को अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। व्याकरण को अनिवार्य किसी भी, यहाँ संस्कृत भाषा की बात नहीं हो पा रही है, बहरहाल संस्कृत पढ़ा रहे हैं, किसी भी भाषा में व्याकरण को अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भाषा के द्वारा, इसकी व्याख्या नहीं लिखा गया मित्रों, व्याख्या तो बहुत आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि सुन लीजिए, ये मत है, ये नहीं कि ये मत आप अपना आपका क्या विचार है, अभी हम आगे प्रूफ करेंगे कितना आवश्यक है कितना नहीं आवश्यक है। व्याकरण अनिवार्य इसलिए है क्योंकि इनका मत है कि आप जब व्याकरण का नॉलेज आपको नहीं होगा संस्कृत में, तो आप जैसे संधि, समास, कारक, शब्द कैसे बनता है, लिंग कैसे होता है, वचन कितना होता है, तो आप सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाओगे। बोल भले पा रहे हो, लेकिन फिर आपकी धीरे धीरे तमाम सारी चीज़ों में विषमताएँ आ जाएंगी, और फिर आप चाहे लेखन कौशल हो, चाहे आपका बोलना है, वो धीरे धीरे जब परिवर्तित हो जाएगा तो संस्कृत भाषा जो है या कोई भी भाषा धीरे धीरे क्या होगी, बिगड़ जाएगी। उससे तमाम प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाएंगे, तमाम प्रकार के मतभेद होंगे। इसलिए संस्कृत का व्याकरण ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। आइए तीसरा क्या है, प्रायोगिक व्याकरणम अध्यापनीयम। कहते हैं कि जो प्रयोग में जितना आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रायोगिक व्याकरण अध्यापनीय, उसको ही पढ़ाना चाहिए, उतने ही व्याकरण को पढ़ाना चाहिए, बहुत ज़्यादा व्याकरण को पढ़ाना नहीं चाहिए। अब आइए आपका क्या मत है, हमारा क्या मत है। हमारा तो मत है मित्रों कि व्याकरण अनिवार्यतः अध्यापनीयम। क्यों अनिवार्यतः अध्यापनीयम? क्योंकि ध्यान दीजिए, ये जो संस्कृत में व्याकरण है, जो संस्कृत भाषा व्याकरणों में बधी हुई है मित्रों, इसीलिए सबसे प्राचीन कितनी प्राचीन है इसकी विषय में कहना, मतलब पूरे विश्व में सबसे प्राचीन है, ये गारंटी के साथ हम ही नहीं, विदेशी विद्वान भी, चाहे मैक्स मूलर हो, चाहे जो किसी भी विदेशी विद्वान है, कोई ये नहीं कहेगा कि संस्कृत प्राचीन भाषा नहीं है। बहुत अति प्राचीन भाषा है, बहुत ही प्राचीन भाषा है। और इस वैयाकरण, मतलब ये जो वैयाकरणों ने इसको नियमों में, इसको व्याकरण में बांधा है, उसी कारण से आज तक भाषा सुव्यवस्थित एकदम चली आ रही है। इसीलिए संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक भाषा, परिमार्जित, परिनिष्ठित, देवताओं की भाषा इत्यादि अनेक नामों से संबोधित किया गया है। और इसलिए व्याकरण, जहाँ तक संस्कृत भाषा की बात है, उसमें व्याकरण को अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में अपने यहाँ जैसे है तो भारत देश में कक्षा 6 से, मुख्य रूप से कक्षा 6 से व्याकरण जो आपकी परंपरागत, मतलब जो आप जैसे शास्त्रीय आचार्य वाले विद्यालय हैं, उसमें कक्षा 6 से आपका संस्कृत पढ़ाया जाता है और संस्कृत व्याकरण इत्यादि का नॉलेज कराया जाता है। प्रारंभ में बालक को मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापन कराना चाहिए, और उस मातृभाषा के द्वारा फिर वहाँ और हिंदी और संस्कृत इत्यादि अन्य भाषाओं का ज्ञान कराना चाहिए। आगे आइए, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण, मतलब व्याकरण कितना आवश्यक है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अब जो अभी हमारा जो मूल टॉपिक था, अभी व्याकरण के विषय में हम जाने कि व्याकरण में क्या क्या चीज़ है, व्याकरण को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। अब व्याकरण जो लिखित और मौखिक में क्या क्या भूमिका है, मौखिक और लिखित में, ये नेक्स्ट वीडियो में, अगले में दोनों अच्छे तरीके से मित्रों आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन सारे बिंदुओं को आप ध्यान दीजिएगा, वीडियो को सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा
कि व्याकरण आप बताइए, आपके बोलने में जब आप बोलते हो मौखिक रूप से और खासकर संस्कृत में, और जब आपको लिखना होता है तो व्याकरण की कितनी आवश्यकता होती है। चाहे हिंदी हो मित्रों, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, खासकर तो लिखने में अगर आपको व्याकरण का नॉलेज नहीं है तो हम नहीं जानते हैं कि आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हो। कोई कितना भी कढ़ा हो, कहते हैं गांव में एक शब्द है, पढ़ा नहीं है लेकिन कढ़ा है। तो मित्रों, कढ़ा भले है लेकिन वहीं आपके मौखिक तक थोड़ा बहुत सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर जहाँ तक बात को प्रचारित प्रसारित करना हुआ, जहाँ लेखन कौशल का विकास हुआ, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने भावनाओं विचारों को पहुँचाना हुआ, वहाँ तक फिर वो उतना सफल नहीं हो पाएगा जितना कि एक व्याकरण का जिसको नॉलेज है और जो व्याकरण ज़्यादा जानता है वो अपनी भाषा को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रचारित प्रसारित कर लेगा और व्यवस्थित किए रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, नेक्स्ट वीडियो आपकी मौखिक और लिखित में आपकी अभिव्यक्ति में व्याकरण की क्या भूमिका है, व्याकरण के विषय में आप लोग जान के हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, शुभ रात्रि, नमः संस्कृताय, जय हिंद।